हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह फ्रांस की जो सोसाइटी मतलब फ्रांस जो रहता है वो लगातार वॉर में इन्वॉल्व होने के कारण डेब्ट में चला जाता है और उसके कारण वहाँ का जो राजा रहता है लुइस 16 वो टैक्स को इंक्रीज करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो मैंने कहा था कि सारा जो रिवॉल्यूशन का जो मेन काउज जो मेन स्टार्टिंग था वो किसके कारण हुआ था, इस टैक्स के इंक्रीज के कारण हुआ था। ठीक है, यहीं से बात शुरू होती है, यहीं से कहानी शुरू होती है। तो आज हम लोग उसी टॉपिक में फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लास्ट 18 सेंचुरी को आगे देखेंगे कि आगे की कहानी क्या है, किस तरह ये टैक्स का जो इंक्रीज होने की बात होती है वो सोसाइटी को इफ़ेक्ट करता है। तो आप जानते हैं कि जो सोसाइटी होती है उसको किसी भी नेशन का जो है सोल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी से ही मिलकर क्या बना हुआ होता है, नेशन बना हुआ होता है। और फ्रांस की सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही ऐसा रहता है कि टैक्स के इंक्रीज के बाद जैसे आता है वैसे वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा अराजकता फैल जाती है। ठीक है, तो फ्रांस का जो सोसाइटी रहता है वो 3 स्टेट में बटा हुआ रहता है, 3 स्टेट में, जो कि ओल्ड सिस्टम एक ट्रेडिशनल सिस्टम रहता है वहाँ का, जिसमें कि फर्स्ट स्टेट में जो है क्लर्जी क्लास आता है, जो लोग कि चर्च से बिलोंग करते हैं। आप इनको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो लोग चर्च से बिलोंग करते थे, जो प्रिस्टली क्लास होते थे, उनको क्या कहा जाता था, क्लर्जी कहा जाता था। ठीक है, तो वो फर्स्ट स्टेट में आते थे। सेकेंड स्टेट में जो है नोबिलिटी के लोग आते थे, यानी कि जो लोग रॉयल फैमिली से बिलोंग कर रहे थे वो लोग किस में आते थे, सेकेंड स्टेट में आते थे। और थर्ड स्टेट में जो है बाकी जो लोग बच गए वो थर्ड स्टेट में। तो थर्ड स्टेट में भी बिग बिजनेसमैन का एक ग्रुप था। ठीक है, बिग बिजनेसमैन का एक ग्रुप था जिसमें लॉयर्स आते थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स आते थे, जो ऑफिशियल्स थे वो आते थे। दूसरा ग्रुप मिडिल क्लास का था जिसमें कि पीजेंट्स आते थे और आर्टिसंस आते थे। ठीक है, और तीसरे ग्रुप में जो लैंडलेस लोग थे, लैंडलेस लेबर एंड वर्कर, लैंडलेस लेबर एंड वर्कर्स जो थे वो इसके थर्ड स्टेट के भी सबसे नीचे वाले में कौन आते थे, लैंडलेस लेबर और वर्कर्स। अब बात क्या होती है कि जो फ्रांस का जो सोसाइटी रहता है वो थोड़ा सा फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को प्रिविलेज देता है, एक जन्मसिद्ध अधिकार देता है, किससे, टैक्स से मुक्ति। ठीक है, यानी कि जो टैक्स है वो केवल और केवल किसको पे करना है, थर्ड स्टेट को पे करना है। ठीक है, और इसमें भी क्या था कि थर्ड स्टेट का जो पॉपुलेशन था वो अप्रोक्स 90% पॉपुलेशन थर्ड स्टेट का था, मतलब ये सभी का पॉपुलेशन मिला के 90% पॉपुलेशन फ्रांस का थर्ड स्टेट का था, और 10% पॉपुलेशन किसका था, कि नोबिलिटी और क्लर्जी का मिला के था। लेकिन 60% वेल्थ जो है वो इन्हीं लोगों के पास था। ठीक है, तो जो वेल्थ है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, यानी कि अमीरी और गरीबी में बहुत ज़्यादा फर्क था। वहाँ पे अमीर बहुत अमीर थे और गरीब बहुत गरीब थे। लेकिन टैक्स जो है वो केवल किसको पे करना है, जो थर्ड स्टेट है उसको पे करना है। और इस पे भी क्या था कि थर्ड स्टेट पे बहुत बड़ा बर्डन ये था कि जो टैक्स पे करना है उनको 2 तरह का टैक्स पे करना होता था, एक था तिथ और एक था टेल। ठीक है, जो टेल था वो डायरेक्ट टैक्स था जो कि स्टेट को पे करना था, और जो तिथ था वो भी एक तरह का डायरेक्ट टैक्स था जो किसको पे करना था, चर्च को पे करना था। तो इन लोगों को चर्च को भी एक तरह का टैक्स देना पड़ता था और स्टेट को तो देना ही देना है। इसके साथ में बहुत तरह का इनडायरेक्ट टैक्स लगा हुआ था, इनडायरेक्ट टैक्स लगा हुआ था जो कि उन लोगों को साल्ट और तंबाकू ये सब पे देना पड़ता था, साल्ट और तंबाकू ये सब पे देना पड़ता था। तो आप एक आइडिया लगाइए कि वहाँ के सोसाइटी में किस तरह की अभी आक्रोश भरा हुआ होगा, क्योंकि राजा जो है वो निरंकुश है, वो डेस्पोटिक और बेफजूल के वाय में घुसा हुआ था वो। और वो क्या कर रहा था कि राज की संपत्ति, राज का जो खजाना था उसको ख़त्म करता जा रहा था, और जो उसके बदले में जो बर्डन आया स्टेट पे वो पूरा का पूरा किसके ऊपर आ गया,
थर्ड स्टेट के ऊपर आ गया, जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी लेकिन वेल्थ इनके पास उतना नहीं था, और इनका शोषण बहुत ज़्यादा हुआ था, क्योंकि इनको जो भी टैक्स देना था वो किनको देना था, इनको देना था, जिसमें कि चर्च को भी टैक्स देना था, स्टेट को भी टैक्स देना था, और इनडायरेक्ट रूप से भी टैक्स देना था। तो इनका बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था, और इस शोषण का में जो है नेचर जो है, जो प्रकृति है, इस प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देती है। वो वही हमारा जो सेकंड सब हेडिंग है वही है। तो आइए देखते हैं उसमें क्या कहना चाहता है। तो द स्ट्रगल ऑफ टू सर्वाइव में इसी बात को डिस्कस करती है एनसीईआरटी बता गई कि 1715 से 1789 तक आते आते, जो कि रिवॉल्यूशन का डेट है, उस तक आते आते जो फ्रांस की पॉपुलेशन है वो 23 मिलियन से 28 मिलियन हो जाती है। ठीक है, करीब 5 मिलियन का इंक्रीज़ होता है, और ये इंक्रीज़ के साथ क्या होता है कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, और बढ़ते हुए पॉपुलेशन के साथ क्या होगा, जो फूड ग्रेन्स का डिमांड है उसमें भी इंक्रीज़ आएगा। ठीक है, तो इंक्रीज़ इन फूड डिमांड्स। और मैंने अभी क्या कहा था कि जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसमें नेचर भी एक रोल अदा करती है। होता क्या है कि पिछले कुछ साल में क्या होता है, फ्रांस में जो है लगातार ड्राउट और हिल पड़ा हुआ रहता है, पाला पड़ा होता है, और इसके कारण क्या होता है, जो वहाँ की पैदावार होती है वो आम पैदावार से और भी ज़्यादा कम हो जाती है। जो हार्वेस्ट होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अनाज की मांग बढ़ रही है और हार्वेस्ट घट गया, यानी कि जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो गया सप्लाई से। तो ये क्या करता है, वहाँ पे महंगाई को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। जो प्राइस है फूड ग्रेन्स का वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब आप देख सक रहे हैं कि लोग अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी पूरी भरी हुई है। ठीक है, और फूड ग्रेन्स का कमी है, प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि जो सैलरी है लोगों की, जो वेजेस थे वर्कर्स के, उसमें कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं होता है। मतलब लोगों की सैलरी जो है वो फिक्स है, प्राइस जो है वो इंक्रीज कर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये क्या करता है कि रिच और पुअर के बीच का जो गैप होता है, इस गैप को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, पूरी सिचुएशन जो है एक प्रकार की सब्सिस्टेंस क्राइसिस को लीड कर देती है, यानी कि जब लोगों को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को रोटी कपड़ा मकान के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि ऐसा सिचुएशन है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, काम मिल रहा है तो जो उनका सैलरी है वो बहुत वही पुराना सैलरी उनको मिल रहा है, और उनको अनाज चाहिए, खाना चाहिए। तो खाने महंगाई इतनी बढ़ गई है कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण रिच और पुअर का जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, और एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ जाती है। लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। और इस सिचुएशन में अब आप इमेजिन कीजिए कि सरकार जो है वो टैक्स को बढ़ाने की बात कर रही है, तो स्वाभाविक है कि जो जनता है वो रिवोल्ट करने के लिए उतारू हो जाएगी। अब बात करते हैं कि जो टैक्स को इम्पोज करने का जो प्रोसेस रहता है वो क्या रहता है। तो फ्रांस का जो ट्रेडिशनल सिस्टम रहता है वो ये रहता है कि जो वहाँ का मोनार्क है, जो राजा है, वो एक मीटिंग बुलवाएगा सभी स्टेट जनरल्स की। ठीक है, जो कहाँ होगा, वर्सल्स में होगा। ठीक है, स्टेट जनरल की क्या बुलाएगा, मीटिंग बुलाएगा। स्टेट जनरल जो है एक तरह का पॉलिटिकल बॉडी था फ्रांस का, जिसमें तीनों स्टेट का जो है रिप्रेजेंटेशन होता था। ठीक है, अब जो प्रोसेस था टैक्स इम्पोज करने का वो क्या था कि तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाएगा और वोट होगा। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ही डेमोक्रेटिक फिलॉसफी है मोनार्क होने के बावजूद भी, लेकिन इस वोट के सिस्टम में ये फॉल्ट रहता है कि वोट जो रहता है एक स्टेट का एक वोट रहता है, यानी कि क्लर्जी का एक वोट, नोबिलिटी का एक वोट,
और थर्ड स्टेट जो था, जो बाकी बचे, रेस्ट में जो बचे, उनका एक वोट। तो स्वाभाविक है कि इन दोनों को टैक्स नहीं देना है और इसको टैक्स देना है, तो ये तो अपोज करेगा और ये लोग क्या करेंगे, फेवर में वोट डालेंगे। तो ये फेवर में वोट डालेंगे, ये अपोज में वोट डालेंगे, तो 2 वोट हमेशा क्या रहेगा, टैक्स को बढ़ाने के फेवर में रहेगा। तो जो प्रोसेस ऑफ इम्पोजिंग टैक्स है उसमें अपने आप में फॉल्ट रहता है कि जो वोटिंग राइट है वो इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ रहता है कि जो हमेशा जो डिसीजन आए वो हमेशा जो ऊपर के जो 2 क्लास रहते हैं, जो ऊपर के जो 2 स्टेट रहते हैं, उन्हीं के ही फेवर में आए। ठीक है, तो यही जो हम लोग आएंगे कि जो द डे रहता है, जो आउटब्रेक जिस दिन होता है 14 जुलाई 1789 को, अब उस डेट पे हम लोग आते हैं धीरे धीरे कि आखिर हुआ क्या रहता है। तो 5 मई 1789 को जो है, जो लुइस 16 रहता है वो मीटिंग बुलवाता है स्टेट जनरल्स की, कहाँ, पैलेस ऑफ वर्सेल्स में। ठीक है, किस लिए, टैक्स को इंक्रीज करने के लिए। आप लोग चाहे तो नोट्स बनाते चल सकते हैं। टैक्स को इंक्रीज करने के लिए लुइस 16 जो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलवाता है और इस मीटिंग में जो तीनों जनरल के जो तीनों स्टेट के जो लोग आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, तो फर्स्ट के जो 300 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, सेकंड के 300 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं और थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। जो थर्ड स्टेट में नहीं आ पाते हैं वो करीब 40,000 लेटर के थ्रू जो है अपना अपना राय भेजे हुए रहते हैं, कहाँ, स्टेट जनरल की मीटिंग में, लेटर के जरिए। ठीक है, तो अब बात क्या होती है कि जब वोटिंग शुरू होता है तो इस थर्ड स्टेट के जो लोग होते हैं वो मांग करते हैं कि आप जो वोटिंग करवा रहे हैं वो असेंबली को ऐसे होल लेके चलिए, यानी कि हर एक पर्सन को एक वोट दीजिए। एक पर्सन को एक वोट दिया जाएगा तो क्या होगा, तो फिर जो फेवर जो वोट होगा वो किसके फेवर में आएगा, थर्ड स्टेट के फेवर में आएगा। ठीक है, तो इस बात से जो है सेकंड क्लास और थर्ड क्लास जो है वो डिनाई कर देता है और जो थर्ड स्टेट के लोग होते हैं वो वॉकआउट कर देते हैं उस मीटिंग से और बाहर आ जाते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल कारण होता है कि क्यों वो डिमांड करते हैं 1 पर्सन 1 वोट की। ठीक है, तो जब आप इसको जानिएगा तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि उस वक्त जो है फ्रांस में जो है पूरे के पूरे यूरोप में रेनेसां का दौर रहता है और उस वक्त 3 बहुत बड़े फिलोसोफर जो हैं वो एक रहते हैं मॉन्टेस्क्यू, एक रहते हैं जॉन लॉक और एक रहते हैं रूसो। मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक और रूसो, ये तीनों जो फिलोसोफर हैं इनकी फिलॉसफी उस वक्त बहुत ज़्यादा फेमस हो रही थी। इन तीनों ने एक बुक लिखा था। मॉन्टेस्क्यू का जो बुक रहता है वो रहता है द स्पिरिट ऑफ लॉ। जॉन लॉक जो है वो लिखते हैं 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। और रूसो का बुक रहता है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन तीनों बुक में जो है ये तीनों फिलोसोफर डेमोक्रेटिक फिलॉसफी को बढ़ावा दे रहे होते हैं। स्पिरिट ऑफ लॉ में जो है सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है कि जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का जो पावर है वो अलग अलग होना चाहिए, एक में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक से क्या होता है कि निरंकुशता आ जाती है, वो अपने आप को ही सही मानने लगता है और वो किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन कर सकता है। 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जो रहता है उसमें जॉन लॉक जो है वो इस बात से रिफ्यूज़ करते हैं कि जो किंग है वो डिवाइन पावर का रिप्रेजेंटेटिव है, इस बात से वो डिनाई करते हैं। वो कहते हैं कि एक आइडियल सोसाइटी, एक आइडियल नेशन का ये पहचान है कि किंग को भी ऐसे ह्यूमन ट्रीट किया जाए और सारे के सारे नियम जो है वो किंग पे भी लागू हों, उसका जो एब्सोल्यूट राइट है उसको हटाया जाए और क्या किया जाए कि जो मोनार्क है उसके ऊपर भी क्या लगाया जाए, एक कंट्रोल लगाया जाए
जिससे वो अपने पावर का मिसयूज़ ना करे। और जो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का रहता है वो इस बात को बढ़ावा देता है कि एक आदमी का जो है, वन पर्सन का जो है एक वोट होना चाहिए। ठीक है, किसी भी स्टेट में एक आदमी का एक वोट होना चाहिए। तो आप जान गए कि ये सही क्या है, एक डेमोक्रेटिक आइडियाज़ है। और बात जो गंभीर बात ये रहती है कि इन्हीं आइडियाज़ पर एक कंट्री बनता है, उस कंट्री का नाम रहता है अमेरिका। और अमेरिका को आज़ादी कौन दिलाया हुआ रहता है, फ्रांस। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि एक कंट्री को आप हेल्प कर रहे हैं इंडिपेंडेंट होने में, जो कि डेमोक्रेटिक फिलॉसफी पे बन रहा है, और वहीं आप क्या कर रहे हैं, अपने पब्लिक का जो है वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, और आप क्या हैं, मोनार्क हैं। तो इस तरह को आप, इस चीज़ को आप अपने इस तरह से समझिए कि आपने कोई चीज़ की डिमांड की अपने पेरेंट्स से, मान के लिए आपने लैपटॉप की डिमांड की, और आपके पेरेंट्स ने जो है आपको डांट दिया, मार दिया है और भगा दिया। ठीक है, और तभी कोई आते हैं आपके रिलेटिव, आपके जान पहचान के, वो आपके पेरेंट्स से बात कर रहे हैं कि उनका बच्चा जो है उनसे लैपटॉप की मांग कर रहा है, और आपके पेरेंट्स उनको कहें कि नहीं नहीं नहीं, आजकल तो लैपटॉप का ज़रूरत हो गया, ऑनलाइन क्लास का चलन चल गया है, कोई दिक्कत है तो बोलिए, ये लीजिए 5,000 रुपया लीजिए, आप उनको दिला दीजिएगा, आपका लड़का पढ़ने वाला है। तो आपका क्या फीलिंग होगा उस वक्त। जस्ट वही फील क्या था, फ्रांस का था, कि फ्रांस की जो जनता रहती है उसका क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और फ्रांस क्या कर रहा है, बाहर जाकर बहुत बड़ा परोपकारी काम कर रहा है, वो अमेरिका को क्या करा रहा है, इंडिपेंडेंट करा रहा है, और वो भी डेमोक्रेटिक फिलॉसफी को। तो यही जो धारणा पूरे यूरोप में फैली हुई रहती है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो इन राइटर्स के थ्रू, इन फिलोसफर के थ्रू फैल रहा होता है, इसी का वो रिजल्ट होता है कि थर्ड स्टेट जो है वो मांग करता है कि आप असेंबली को ऐसे होल ट्रीट कीजिए और एक पर्सन को एक वोट दीजिए, जिससे कि जो ये टैक्स का जो प्रपोजल है उसको एक अच्छे तरीके से, एक सही तरीके से पास किया जा सके, और किसी को उससे ऑब्जेक्शन ना हो। पर ऑब्जेक्शन होता है किसको, पहले और दूसरे स्टेट को। स्वाभाविक है, वो लोग तो खुद से टैक्स देना चाहेंगे नहीं, और वो क्या चाहेंगे कि सारा बर्डन किस पे पड़े, थर्ड स्टेट पे पड़े। और इस कारण क्या होता है कि जो थर्ड स्टेट के लोग होते हैं वो यहाँ पर आर्गूमेंट करते हैं और वॉकआउट कर जाते हैं। ठीक है, तो इसके आगे की कहानी जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि इसके बाद क्या होता है। और आप, मैंने कहा था कि इसके बाद क्या है, हम लोग धीरे धीरे पहुंचेंगे उस दिन पर जब बास्टिल का डिमोलिशन होता है, जिसको कि माना जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट। एक्चुअली आप इसको भी स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं, लेकिन मेन किसको माना जाता है, बास्टिल के डिमोलिशन को। तो उस डेट पे पहुंचेंगे हम लोग कब, नेक्स्ट लेक्चर में।